अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों से एमएफए के ऑटम 2022 के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का सवाल है वो डिस्कस करूंगा ब्रीफली। और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मेरा मकसद ये होगा कि मैं आपको इस सवाल के हवाले से लाइफ साइकिल कॉस्टिंग किस तरह से अप्लाई करना है उसको डिस्कस कर लूँ, और कुछ हद तक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स अगर रिविजन की ज़रूरत हुई तो रिवाइज भी करवा दूँ। देखिए, पहले तो हम सवाल रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, बरगंजा लिमिटेड बीएल मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। कंपनी 4 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती है। प्रेजेंटेड बिलो आर द मेन कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच ऑफ दी प्रोडक्ट्स। और कुछ उनके बारे में, उनकी कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रोडक्ट ए के बारे में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। प्रोडक्ट बी के बारे में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ विड्रॉल। सी के बारे में लिखा हुआ है, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एनहेंसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और डी में लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ए में बोलता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर ईच प्रोडक्ट। यानी कि ऊपर के दिए गए जो प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी डी, ये अपनी लाइफ साइकिल के किस मरहले में हैं ये आपने डिस्कस करना है। अच्छा, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ। पहले तो आप लोगों को जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एक हैंड आउट मैंने प्रिपेयर कर आप लोगों के साथ गो थ्रू करवाया हुआ है, वो जरा स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आप इसको रीड कर सकें, रिवाइज कर सकें। देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हमने ये रीड किया था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से वो ग्रोथ फेज में आता है, जिसमें लोग उसको जानना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक मेच्योरिटी पर आ जाता है और फिर फाइनली उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी कि लोग अब उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते। ये सेल्स के हवाले से लाइंस बनी हुई हैं। प्रॉफिट या लॉस में जब R&D में प्रोडक्ट होता है तब जाहिर सी बात है उस पर खर्चे लग रहे होते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स नहीं हो रहे होते। ग्रोथ फेज में प्रॉफिट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ अरसे बाद प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। मेच्योरिटी पर भी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होता है और फिर डिक्लाइनिंग फेज पर दोबारा से कुछ टाइम बाद कंपनीज जो है उनके प्रोडक्ट्स लॉसेस में आ सकते हैं। और होता ये है कि हम अपने प्रोडक्ट को 4 से 5 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन और विड्रॉल। विड्रॉल वो फेज है जिसमें हम उस प्रोडक्ट को अपने मार्केट से विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहता। इसके अलावा ये कुछ समरी कंटेंट है जो हमने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के हवाले से डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं इसको रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मेन फोकस जो है वो सवाल का सॉल्व करना होगा, रादर देन के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ वो दोबारा से आप लोगों के साथ डिस्कस करी जाए। लेकिन बहरहाल हमने ये पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन ये फेजेस होते हैं। इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट नया होता है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होती है, मार्केट डेवलप हो रही होती है। ग्रोथ में रेवेन्यूज इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, डिमांड भी बढ़ जाती है, लोग उसके बारे में जानना शुरू हो जाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट करना शुरू कर देता है। मेच्योरिटी वो एज होती है प्रोडक्ट की जिसमें डिमांड स्टेगनेंट हो जाती है, यानी कि मजीद डिमांड इंक्रीज होना रुक जाती है, थम जाती है, और जितने कस्टमर्स होते हैं वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन इदारे को या ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि इस तरह के वक्त में वो अपने प्रोडक्ट में कोई नई चीज़ लेकर आए, मॉडिफिकेशन करे, कोई चेंजेस करे, ताकि उसका मेच्योरिटी का जो फेज़ है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो सके, रादर देन के ऐसा ना हो कि लोग जो है वो उसको ख़रीदना छोड़ दें और उसको पसंद करना छोड़ दें। डिक्लाइन में इवेंचुअली सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, डिमांड कम होना शुरू हो जाती है और लोग जो है वो प्रोडक्ट को प्रेफर करना छोड़ देते हैं। तो ये कुछ फेजेस का रिवीजन था। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने जो 4 प्रोडक्ट्स बताए थे, हमने ये बताना था, हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि आखिर ये प्रोडक्ट जो हैं वो अपने किस फेज में हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट ए में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। यानी कि मैं जो खर्चे कर रहा हूँ वो वाले खर्चे कर रहा हूँ कि जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि यार इस प्रोडक्ट को जो है वो किस तरह से बेचना है, किन चैनल्स के थ्रू बेचना है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहा हूँ और मैं अपनी एक्सपेंशन के लिए खर्चे कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि यार मैं मुझे जो है ना, ये अगर प्रोडक्ट बेचना होगा बाजार में, मार्केट में, तो मैं किन डीलर्स के थ्रू बेचूंगा, क्या मैं एजेंट्स रखूंगा तो एजेंट्स कौन होंगे, या किसी को कमीशन पे रखूंगा तो मैं किस बंदे के थ्रू बेचूं। तो अब अगर प्रोडक्ट ए की बात करते हैं ना, तो देखिए प्रोडक्ट ए के आंसर में क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ए के आंसर में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ए इंट्रोडक्शन फेज पर है। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन फेज पर नया होता है प्रोडक्ट, और मेरा मेन एक मेजर जो खर्चा होता है वो ये होता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहा होता हूँ।
या मैं ये ढूंढ रहा होता हूँ कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो किन लोगों के जरिए बेचूं। अब लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देयर इज सम सेल्स डिमांड बट टोटल सेल्स आर लो एंड द प्रोडक्ट इज नॉट येट प्रॉफिटेबल। इस वक्त प्रोडक्ट इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, सेल्स की डिमांड बनना शुरू हुई है लेकिन सेल्स की डिमांड लो है और लोग अभी उसको जानना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ये देख रहा हूँ कि किस तरह से लोगों तक या कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाया जाए। DL needs to make and sell the product which would incur high investment cost, startup cost, running cost, setting up and expansion of distribution channels, etc. ठीक है जनाब, तो ये सवाल ने बोला था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर ईच प्रोडक्ट, तो आपने 2 लाइंस में एक्सप्लेन कर देना है, मोर देन इनफ होगा। प्रोडक्ट भी जो है वो उसके लिए मैं जो कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ वो कॉस्ट ऑफ विड्रॉल है, और आंसर के हिसाब से ये डिक्लाइन फेज का प्रोडक्ट है। एट दिस स्टेज द टोटल एनुअल सेल्स स्टार्ट्स टू फॉल एंड सो डू प्रॉफिट्स, यानी कि अब मैं उस लेवल पर पहुंच गया हूँ, उस हद तक पे पहुंच गया हूँ कि लोग जितना भी इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते थे वो उन्होंने खरीद लिया है और अब वो उसको फर्दर खरीदना नहीं चाहते, और इसीलिए मेरे जो प्रॉफिट्स है वो गिरना शुरू हो गए हैं और मैं कोई डिक्लाइन होती हुई विड्रॉल की कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट को अब किस तरह से बंद करना। लिखा हुआ है इट विल लीड BL टू लीव द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड इनकर कॉस्ट ऑफ विड्रॉल। दिस कंटिन्यूज until it is no longer possible for any company in the market to turn a profit from the product. When the last supplier exits the market, the product life cycle is complete. अब क्या हो रहा है कि BL यानी कि जो कंपनी है वो एक ऐसे फेज में है कि जिसमें वो कुछ विड्रॉल की कॉस्ट इनकर कर रही है ताकि वो मार्केट से क्विट कर ले, एग्जिट कर ले और उस प्रोडक्ट को बेचना खत्म कर दे, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि उस प्रोडक्ट पे अब कोई प्रॉफिट मार्जिन है नहीं, लोग जितना उसको खरीदना चाहते थे उतना खरीद लिया है। और जब आखिरी सप्लायर जो इस प्रोडक्ट का होगा वो मार्केट को लीव करेगा तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पूरी हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता सप्लायर जो है वो काम ये वाला छोड़ना शुरू करेंगे, एक साथ जाहिर नहीं करेंगे। सी में लिखा हुआ मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एनहेंसमेंट कॉस्ट टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मैं कोई ऐसी मार्केटिंग करूं, कोई ऐसी प्रोडक्ट की इनहेंसमेंट करूं, प्रोडक्ट में कोई ऐसे चेंजेस लेकर आऊं ताकि उसकी मेच्योरिटी एक्सटेंड हो जाए। यानी कि लोगों ने उसको जिस फैशन में, जिस स्टाइल में, जिस तरीके में, जिस तौर में खरीदा था उससे तो वो थक गए हैं, लेकिन मैं कोई ऐसे चेंजेस कर कर रहा हूँ कि जिससे लोग बोले कि चलो यार वापस से ट्राई करते हैं, इस बार ये जो है ना कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की कोई डिश है, फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई रेस्टोरेंट है, उसकी कोई स्पेसिफिक खाने पीने की कोई चीज़ जो है ना वो बड़ी मशहूर थी, उसे बहुत सारे सालों बेची, लेकिन अब उसको यूं लगा कि यार अब लोग जो है ना उनका रश टूट रहा। तो उसने क्या किया कि उसमें कोई फ्लेवर का चेंज किया, कोई डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड किए, पहले 5 तरह की वेरायटी मिलती थी अब 15 तरह की वेरायटी कर दी, या किसी तरह से ऐसा किया, ऐसे चेंजेस लेकर आया कि लोग वापस से बोले चलो यार अब इसने नया फ्लेवर लॉन्च किया है ना ये भी ट्राई कर देखते हैं। अगर वो नहीं करता ना तो लोगों का ये तस्वीर होता कि यार यहाँ से तो हम बहुत बार खाना खा चुके हैं, अब मजीद यहाँ से खाना नहीं खाना, हमने इधर के हर चीज ट्राई कर ली। तो देखें अगर आपने मेच्योरिटी को एक्सटेंड करना है ना तो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ एनहेंसमेंट करते हो, कुछ चेंजेस करते हो। लिखता है ड्यूरिंग द मेच्योरिटी फेज टोटल एनुअल सेल्स रिमेन्स फेयरली स्टेबल, प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स स्टेबलाइज। जो है वो प्राइसेस और प्रॉफिट्स स्टेबलाइज हो जाते हैं, यानी कि एक लेवल पर आ जाते हैं। Although the opportunity for more growth no longer exists, BL can extend the life of the product through product enhancement and marketing. BL and other companies might seek to improve the profits by differentiating their products more from those of competitors and selling to a niche market segment. अगेन देखिए वही बात यहाँ पर एम्फेसाइज हुई है कि यार अब आप फर्दर ग्रो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस मार्केट में आप हो उस मार्केट को मजीद लंबा खींचो, लंबा खींचने के लिए आप प्रोडक्ट में कोई एनहेंसमेंट करो, कोई चेंजेस लेकर आओ, कोई ऐसे फीचर्स लेकर आओ जो किसी और के पास नहीं है, ताकि लोग जो है इस प्रोडक्ट को अभी भी परचेज करने को तैयार हो, और आप कोशिश करो कि आपकी मेच्योरिटी का जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो। आखिर में लिखा हुआ है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट होती है जो मैं अपना बिजनेस चलाने के लिए इनकर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल्स को उधार देना है, भाई देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बिजनेस करना है तो उनको खुश रखना है, उनको फॉरन से हर रिसीवेबल से कैश में पैसा नहीं मांगना, तो ये मेरी वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टॉक या इन्वेंट्री का लेवल हाई रखना है ताकि अगर कोई भी आए तो मेरे पास स्टॉक आउट ना हो, सफिशिएंट इन्वेंट्री हमेशा पड़ी भी हो। अगेन ये इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट भी वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है। और इसके लिए जो फेज लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ग्रोथ फेज। प्रोडक्ट डी के लिए लिखा हुआ है ग्रोथ फेज। ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज टोटल सेल्स डिमांड इन द मार्केट ग्रोज एट अ फास्टर रेट एंड न्यू एंट्रेंट्स आर attracted into the market at this
stage by the prospects of high sales and profits. Hence, the requirement of working capital grows as in the case of BL. जब आप ग्रोथ के स्टेज पर होते हो तो आपको नई नई रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जब आप ग्रोथ के स्टेज पर होते हो तो आपके रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होती है और उसको बेचने की आप कोशिश कर रहे होते हो। आप जाहिर सी बात है इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए या किसी को उधार देने के लिए, रिसीवेबल्स को इफेक्टिवली उधार देने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। पार्ट बी बोलता था फ्रॉम योर आंसर टू पार्ट ए अबव फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोवाइड वन मोर कॉस्ट अदर देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट दैट इज लाइकली इनकर्ड। और बोलता है टू में सजेस्ट अ प्रमोशन स्ट्रैटेजी BL में परस्यू। ठीक है जी, तो चलें इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट था वो था प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर ए। और प्रोडक्ट नंबर ए जो है ना उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो किस फेज में है, वो इंट्रोडक्शन फेज में बिल्कुल नया नया अभी आया है और इसीलिए उस पर मैं कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंटर कर रहा था। इसी तरह से आप चारों प्रोडक्ट को देख लें, बी जो है वो कॉस्ट ऑफ विड्रॉल यानी कि बिल्कुल एंड में था, सी जो है वो मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एनहेंसमेंट की कॉस्ट हो रही थी, मैं मेच्योरिटी को एक्सटेंड कर रहा था, और डी में इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी यानी कि मैं ग्रोथ स्टेज पर था। अब पार्ट नंबर 1 में उसने बोले एक और ऐसी कॉस्ट की एग्जाम्पल दो जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट ना हो और लाइकली टू बी इनकर और इनकर होगी। तो देखते हैं पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है। पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में है। इंट्रोडक्शन फेज में मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट इनकर होगी या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इनकर होंगे। जाहिर है प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारे खर्चे इनकर हो रहे होंगे। प्रोडक्ट भी जो था वो डिक्लाइन फेज में था। डिक्लाइन फेज में था तो इसकी एग्जांपल क्या है, डिस्काउंट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। जब कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट के फेज में होता है, सॉरी डिक्लाइन के फेज में होता है और आपको यूँ लगता है कि यार ये प्रोडक्ट अब मजीद लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, तो आप ह्यूज डिस्काउंट्स ऑफर करना शुरू कर देते हो ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। और डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका एक एक्सपेंस होता है। प्रोडक्ट सी मेच्योरिटी फेज में था, कॉस्ट टू मेंटेन द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। जाहिर है कोई अगर प्रोडक्ट मेच्योरिटी फेज में है तो उस मेच्योरिटी फेज में वो बहुत सारे खर्चे तो इनकर कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई खर्चा पे कर रहा हूँ तो वो इसमें आ जाएगा। प्रोडक्ट भी मेरा ग्रोथ फेज में था, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। अगर कोई प्रोडक्ट ग्रोथ फेज में है तो जाहिर है मुझे उसको एक्सपैंड करना होगा, उसकी करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है तो उसकी डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज होने जा रही होगी, और जब इंक्रीज होने जा रही होगी तो मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि मैं नई डिमांड को सेटिस्फाई कर सकूं। और इसीलिए ग्रोथ फेज में हो सकता है कि आप कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोई कॉस्ट भी इनकर करो। आखिरी बात था सजेस्ट अ प्रमोशन स्ट्रेटेजी BL में परस्यू। ठीक है ना, अब कोई प्रोडक्ट अगर इंट्रोडक्शन फेज में जो तो उसके लिए क्या प्रमोशन हम कर सकते हैं। इन्फॉर्म एंड एजुकेट द पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखें ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है, ये पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो आपके पास इंट्रोडक्शन फेज है उसमें लोग प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं, और क्योंकि कस्टमर या लोग प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं तो आपने यहाँ पर इस तरह की मार्केटिंग की कॉस्ट इनकर करनी होती है जिससे कस्टमर जो है उनको प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चले कि ये कोई प्रोडक्ट है जो एग्जिस्ट करता है और इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चले। सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन इन लीडिंग रिटेल आउटलेट्स। आपको दूसरे वो खर्चे करने होंगे जिससे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो सिक्योर हो और आपका प्रोडक्ट जो रिटेल आउटलेट्स है वहां तक पहुंच सके। प्लेस हैवी एम्फेसिस ऑन पर्सनल सेलिंग एंड प्रमोशन इन ट्रेड शोज एंड एग्जीबिशंस। और ट्रेड शोज और एग्जीबिशंस में भी आप जो है वो पब्लिसिटी करो, मार्केटिंग करो, ताकि आपका प्रोडक्ट, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन फेज में प्रोडक्ट होता है उसको कोई नहीं जानता, तो आपने इस तरह के खर्चे करने जिससे इस प्रोडक्ट को लोग जान जाएं। प्रोडक्ट बी जो कि डिक्लाइन फेज में था उसके बारे में लिखा हुआ है एज द साइज ऑफ द मार्केट इज श्रिंकिंग रिड्यूस द ओवरऑल प्रमोशन एक्सपेंसेस एंड फोकस एफर्ट्स टुवर्ड्स रिमेनिंग कस्टमर्स। प्रोडक्ट बी की अगर हम बात करते हैं ना तो प्रोडक्ट बी हमारा कौन सा प्रोडक्ट था जिसमें हम कॉस्ट ऑफ विड्रॉल इनकर कर रहे थे और बिल्कुल बंद होने वाला है। तो वो बोलते हैं कि जिस तरह से अब लगता है ऐसा है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली कोई डिमांड जो है ना वो नहीं है या कम हुई जा रही है, तो आपने कुछ ऐसे ओवरऑल खर्चे करने हैं जिससे इस चीज़ को काउंटर किया जा सके और हमें करंट कस्टमर्स को जो है वो रिमाइंड करवाने के लिए खर्चे करने होंगे, उनको रिटेन करने के लिए खर्चे करने होंगे। रिजुविनेट ओल्ड प्रोडक्ट्स टू मेक देम लुक न्यू। या आप इस तरह के खर्चे करो कि आपके जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको किसी तरह से न्यू लुक दो, न्यू स्टाइल दो, न्यू फैशन दो, ताकि लोग जो है वो उसको खरीदना शुरू कर दें। उसमें कुछ ऐसी चीजें डेवलप करने की कोशिश करो कि आप डिक्लाइन से और दूर जाओ और देर से डिक्लाइन।
प्रोडक्ट सी एक ऐसा प्रोडक्ट था जो मेच्योरिटी फेज पर था, ठीक है, लिखा हुआ था ना मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट टू एक्सपेंड दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, तो प्रोडक्ट सी पर आ जाते हैं। Focus on promotion and advertising to persuade the customers to purchase the particular brand rather than to provide information about the product। देखें, आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें। जब मैं इंट्रोडक्शन फेज में होता हूं तो मैं इस तरह की मार्केटिंग की कॉस्ट करता हूं जिसमें मैं कस्टमर को एजुकेट करूं या इन्फॉर्म करूं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि भाई मेरा प्रोडक्ट आखिर है क्या और उसके बेनिफिट्स बताऊं। लेकिन जब आप यहाँ पर मेच्योरिटी में देखते हो तो लिखा हुआ है फोकस ऑन प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग टू परसुएड द कस्टमर्स टू परचेज ए पर्टिकुलर ब्रांड रादर देन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट मेच्योरिटी में है तो लोग उसको पहले से ऑलरेडी जानते हैं, तो आपने ऐसा खर्चा नहीं करना कि जिससे लोग प्रोडक्ट को जाने। जानता तो सब है, जानते तो सब है, लेकिन आपने ऐसी प्रमोशन और मार्केटिंग करनी है कि जिसकी वजह से कस्टमर्स को यूं लगे कि हाँ यार इधर से ही ये चीज खरीदनी चाहिए। जानते तो सब है, लेकिन अब हमारा मार्केटिंग का फोकस थोड़ा सा चेंज होगा। फिर लिखा हुआ है सेलेक्टिव प्रमोशन ओनली एज इंटेंस कंपटीशन एंड इंक्रीज इन प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स विल रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट्स। सेकेंडली, आपने इस बात का ख्याल भी रखना है कि आपने बहुत ज्यादा जो है वो मार्केटिंग नहीं करनी है हर लिहाज से कि यहाँ पे भी मार्केटिंग कर दूं, वहां पे भी मार्केटिंग कर दूं, ये काम भी कर लूं, वो काम भी कर लूं। रीजन मीन की कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सब लोग आपकी मार्केट में जो है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी काम कर रहे हैं, और अगर आप मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा खर्चा करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप लॉसेस में आ जाओ। फिर आ जाता है प्रोडक्ट डी। प्रोडक्ट डी के बारे में लिखा हुआ है ग्रोथ फेज। प्रोडक्ट डी एक ऐसा प्रोडक्ट था जो ग्रोथ फेज में था, ये ऊपर भी मेंशन हुआ था, जिसमें हमें वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करना था। तो इसके बारे में लिखा हुआ है स्टिम्युलेट डिमांड इन सेलेक्टेड मार्केट सेगमेंट्स एंड प्रमोट दी पर्टिकुलर ब्रांड एज कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस। अपने प्रोडक्ट को स्टिमुलेट करो, मार्केट सेगमेंट में लोगों के सामने लेकर आओ, इसको प्रमोट करो। एंटर न्यू मार्केट्स एंड एक्सपेंड कवरेज, आइडेंटिफाई न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, शिफ्ट एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस टू द इंडिविजुअल फर्म्स ब्रांड प्रेफरेंस थ्रू एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, प्रोमोट डिफरेंशिएशन। यानी कि आप डिफरेंशिएशन को प्रमोट करो कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग क्यों है, और शिफ्ट एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस टू द इंडिविजुअल फर्म्स ब्रांड प्रेफरेंस थ्रू एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। अब आपके प्रोडक्ट को सब जानते हैं तो आपने प्रोडक्ट अवेयरनेस पे काम नहीं करना, बल्कि आपने अपने ब्रांड बनाने पर काम करना है और आपने अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में तो सब लोग जानते हैं। आइडेंटिफाई न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, क्योंकि आप ग्रोथ स्टेज पे रहो तो नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आइडेंटिफाई करो ताकि आप जो सेल्स करो वो इंक्रीज कर सको, आराम से अपने कस्टमर्स को रीच कर सको। Stimulate demand in selected market segments and promote the particular brand as competition increases। और आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए काम करो, जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ज्यादा काम करना होगा। अब देखेंगे एक थ्योरेटिकल एरिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल आंसर है, तो मैंने इसको रीड किया, लेकिन आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे और फिर इसको अपने वर्ड्स में अटेम्प्ट कर मुझसे चेक करवाएंगे। मैं मजीद नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह।